बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथमेटिक्स लर्नर। डियर स्टूडेंट, आज से हम इन्फिनिट सीरीज के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 1 के कंटेंट्स हमारे पास सीक्वेंस के बारे में है। चूँकि ये चैप्टर इन्फिनिट सीरीज के बारे में है, तो सीरीज के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले सीक्वेंस के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना होगा। तो आज के लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे सीक्वेंस, फाइनाइट एंड इनफिनिट सीक्वेंस, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ऑफ सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस डिफाइन करेंगे और आखिर में एक अहम रिजल्ट प्रूव करेंगे, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। तो ये हमारे आज के लेक्चर के कंटेंट्स हैं। Sequence: let X be a non-empty set. A function a(n) from n to x from a natural number to non-empty set X is called an infinite sequence. या सीक्वेंस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ए फंक्शन whose domain is the set of natural numbers is called an infinite sequence in X. मीन्स के सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जो सेट ऑफ नेचुरल जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी और सीक्वेंस को अमूमन हम इस an करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। If the domain of sequence an is the finite set of the numbers this, अगर किसी सीक्वेंस की डोमेन फाइनाइट सेट ऑफ नंबर हो, इस तरह का सेट जो 1 2 3 से स्टार्ट होता हुआ किसी नेचुरल नंबर n तक जाए, तो ऐसा सीक्वेंस फाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है। रेंज ऑफ ए सीक्वेंस, रेंज ऑफ सीक्वेंस द सेट ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस की टर्मों का जो सेट होता है इज कॉल्ड द रेंज ऑफ सीक्वेंस, उसे सीक्वेंस की रेंज भी कहते हैं। इट मे बी सबसेट ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये सबसेट हो सकता है रियल का या कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट हो सकता है रेंज ऑफ सीक्वेंस। नेक्स्ट, रियल सीक्वेंस, ए सीक्वेंस इज कॉल्ड ए रियल सीक्वेंस इफ इट्स रेंज इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, अगर किसी सीक्वेंस की रेंज रियल नंबर का सबसेट होगी तो ऐसा सीक्वेंस रियल सीक्वेंस कहलाता है। तो हम रियल सीक्वेंस को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, सीक्वेंस an इज ए फंक्शन फ्रॉम n to r इज कॉल्ड ए रियल सीक्वेंस। टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, an करली ब्रैकेट ये सीक्वेंस की नोटेशन है, इसमें जो an होता है इज द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, इसे सीक्वेंस के nth टर्म कहते हैं। इट इज यूजुअली कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस की जनरल टर्म भी कहलाती है। तो इसी तरह इसमें अगर फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 पुट किया जाए तो a1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, n को 2 पुट किया जाए तो a2 रिप्रेजेंट करती है सेकेंड टर्म ऑफ सीक्वेंस। Similarly, A3 is the third term of sequence and A4 is the fourth term of sequence. So, a sequence an can be written in term wise as, तो sequence को हम term wise ऐसे लिख सकते हैं, sequence an curly bracket is equal to first term A1, second term A2, थर्ड टर्म a3, अप टू सोन nth टर्म an, अप टू सोन। तो इस ये एक्सप्रेशन है हमारे पास सीक्वेंस को टर्म वाइज लिखने का। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में ये हमें सीक्वेंस की nth टर्म दी गई है 3n-2। देन अगर n को 1 सब्सटीट्यूट करें तो a1 फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा n को 1 पुट किया 3 × 1 -2, 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1। तो इस तरह सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म 1 के इक्वल आ गई है। n को 2 सब्सटीट्यूट किया तो a2 सीक्वेंस की सेकंड टर्म विच इज इक्वल टू 3 × 2, n को 2 से रिप्लेस किया -2 विच इज इक्वल टू 6 - 2 इक्वल टू 4। तो ये सीक्वेंस की सेकंड टर्म 4 के इक्वल आ गई है। n को 3 पुट किया तो a3 रिप्रेजेंट द थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस
जिसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास थर्ड टर्म 7 के इक्वल आ गई है। सिमिलरली n को 4 पुट किया तो a4 इज द फोर्थ टर्म ऑफ सीक्वेंस विच इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इक्वल टू 10। तो ये सीक्वेंस की फोर्थ टर्म 10 के इक्वल आ गई है। सो ए सीक्वेंस an विच इज इक्वल टू nth term of sequence in curly bracket can be written in term wise as। तो ये हमारे पास सीक्वेंस की नोटेशन है जिसके nth टर्म हमें ये दी गई है। तो इसकी फर्स्ट टर्म 1 के इक्वल 1, सेकेंड टर्म 4 के इक्वल है, थर्ड टर्म 7 के इक्वल है, फोर्थ टर्म 10 के इक्वल है एंड अप टू सोन। ये सीक्वेंस की nth टर्म आ गई है एंड अप टू सोन। तो इस तरह सीक्वेंस को टर्म वाइज ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में सीक्वेंस की nth टर्म दी गई है 1/n। देन n को 1 सब्सटीट्यूट किया तो फर्स्ट टर्म 1 के इक्वल आ गई है। n को 2 सब्सटीट्यूट करने से सेकंड टर्म 1/2 के इक्वल आ गई है। n को 3 पुट करने से थर्ड टर्म a3 1/3 के इक्वल आ गई है। इसी तरह n को 4 सब्सटीट्यूट किया जनरल टर्म में तो ये फोर्थ टर्म 1/4 आ गई है। n को 5 पुट करने से सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म 1/5 के इक्वल आ गई है। तो इस तरह इस सीक्वेंस को हम टर्म वाइज ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सीक्वेंस हमारे पास आ गया है जिसके nth टर्म 1/n है, तो ये इक्वल आ गया फर्स्ट टर्म 1 के इक्वल, सेकेंड टर्म 1/2, थर्ड टर्म इसकी आ गई है 1/3, फोर्थ टर्म 1/4 एंड अप टू सोन ये nth टर्म कोमा अप टू सोन। तो इस तरह हमने इन एग्जाम्पल्स में सीक्वेंस की हमें nth टर्म दी गई थी तो उस nth टर्म से हमने सीक्वेंस की टर्में मालूम की है। तो चूंकि ये nth टर्म से हम सीक्वेंस की कोई भी टर्म मालूम कर सकते हैं तो इसलिए nth टर्म सीक्वेंस की जनरल टर्म या सीक्वेंस का फार्मूला भी कहलाती है। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ए सीक्वेंस an इज सेट टू कन्वर्ज। सीक्वेंस को हम कन्वर्ज कब कहेंगे? इफ इट्स nth टर्म, अगर सीक्वेंस की nth टर्म अप्रोचेज ए डेफिनेट नंबर एज n इंक्रीजेस विदाउट बाउंड। अगर सीक्वेंस की nth टर्म किसी डेफिनेट नंबर के इक्वल आ जाए जब n इंक्रीजेस विदाउट बाउंड मींस कि n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी हो, तो ऐसे केस में हम सीक्वेंस को कन्वर्ज सीक्वेंस कहेंगे। या कन्वर्जेंट सीक्वेंस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। A sequence an is said to have limit L if given epsilon positive, there exists a positive integer n such that for all n greater or equal to natural number n, an minus L mod less than epsilon। मीन्स के सीक्वेंस की लिमिट को हम कहेंगे सीक्वेंस हैव द लिमिट L अगर गिवन एप्सिलॉन के लिए हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर n ऐसा मिल जाए कि सीक्वेंस की टर्म में जब उस नेचुरल नंबर n से बड़ी हो या उसके इक्वल हो तो सीक्वेंस की टर्म में और l के दरमियान डिफरेंस का मॉड एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। तो ऐसे केस में हम सीक्वेंस को कहते हैं सीक्वेंस की लिमिट l है। तो इसे हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सीक्वेंस टर्म वाइज ऐसे लिखा गया है, ये सीक्वेंस की हमारे पास टर्में आ गई हैं ये n तक, यानी कि अगर सीक्वेंस की लिमिट l है तो इस नेचुरल नंबर n और इसके बाद वाली तमाम टर्में सीक्वेंस की और l का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन से होना चाहिए। अगर तो हम कहते हैं सीक्वेंस an हैज द लिमिट l। तो इसी नोटेशन को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे मॉड की डेफिनेशन लगाई है कि an माइनस एल मॉड लेस देन एप्सिलॉन का मतलब ये है कि an माइनस एल लाइज बिटवीन माइनस एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन। तो ये हमने मॉड की डेफिनेशन अप्लाई की है। नेचुरल नंबर n सीक्वेंस की टर्मों पे लगता है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये an के साथ जो l माइनस हो रहा है इस माइनस l को ख़त्म करते हैं तो इस इनक्वालिटी में हम l ऐड करते हैं तो हमारे पास ये इनक्वालिटी आ जाएगी an ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन बट लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि an प्लस 1 and up to so on lies in the open interval whose lower limit is L minus epsilon and upper limit is L plus epsilon। तो ये भी हमारे पास एक अल्टरनेट डेफिनेशन आ गई है ए सीक्वेंस दैट हैव द लिमिट L।
अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट l है तो इसका मतलब ये हुआ गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए हमें एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n मिलेगा सच दैट के सीक्वेंस की टर्में n और n से बड़ी सीक्वेंस की तमाम टर्में इस ओपन इंटरवल में लाई करेंगी इस ओपन इंटरवल की लोअर लिमिट l माइनस एप्सिलॉन है और अपर लिमिट l प्लस एप्सिलॉन है। इफ ए सीक्वेंस an हैज लिमिट l, अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट l है तो हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेस टू l and write the symbolically as an approaches to l when n approaches to infinity। यहाँ पर जो फर्स्ट में डेफिनेशन हमने यूज की थी, a sequence is said to converge if its nth term approaches a definite number as n increases without bound। तो ये हमारे पास वही नोटेशन है कि an approaches to के सीक्वेंस के nth टर्म अप्रोच हो रही है डेफिनेट नंबर को l को when n approaches to infinity, या इसे हम मैथमेटिकली हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट n approaches to infinity an is equal to l। और ये डेफिनेशन हम सीक्वेंस की कन्वर्जेंस निकालने के लिए यूज करेंगे कि सीक्वेंस की हमें nth टर्म दी जाएगी, उस nth टर्म की अगर हम लिमिट n approaches to infinity लें, अगर आंसर हमारे पास डेफिनेट नंबर के इक्वल आ जाए तो ऐसा सीक्वेंस उस डेफिनेट नंबर को कन्वर्ज करेगा। अगर आंसर डेफिनेट नंबर के इक्वल नहीं आता तो ऐसा सीक्वेंस डाइवर्ज होगा। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। सीक्वेंस an विच इज इक्वल टू 1/n कन्वर्जेस टू 0। अब चूंकि ये डेफिनेशन जो हमने सेकंड डेफिनेशन सीक्वेंस की पढ़ी है, ये डेफिनेशन यूज तब होती है जब हमें बताया जाए कि सीक्वेंस किस नंबर को कन्वर्ज कर रहा है, तो उसे चेक करने के लिए हम ये एप्सिलॉन की डेफिनेशन यूज करते हैं। अब हमें ये बताया गया कि सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू 0। अब इसे एप्सिलॉन सीक्वेंस की डेफिनेशन के मुताबिक चेक करते हैं कि क्या ये सीक्वेंस गिवन एप्सिलॉन के लिए 0 को कन्वर्ज करता है। तो पहले हमें यहाँ पे एप्सिलॉन गिवन होगा, एप्सिलॉन हमें यहाँ पे दिया गया है 0.01, गिवन एप्सिलॉन विच इज इक्वल टू 0.01। तो वी नोट दैट अब यहाँ पे 0 कोरोस्पोंड है लिमिट l से, तो ए सीक्वेंस के nth टर्म 1/n माइनस l जो कि 0 के इक्वल है, इनका मॉड लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, तो इनका मॉड इक्वल आ गया 1/n का मॉड, और 1/n का मॉड 1/n के ही इक्वल है। अब ये लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से, और एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास 0.01 है। अब ये 1/n लेस देन 0.01 तब होगा इफ n ग्रेटर आर इक्वल टू 101। अब यहाँ पे नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर n हमें 101 के इक्वल मिला है। कैसे ये 101 के इक्वल हमें नेचुरल नंबर मिला है, तो ये नेक्स्ट जरा देखें। सिंस ये हमें गिवन है 1/n लेस देन 0.01 है, इसका हमने रेसिप्रोकल लिया तो ये हमारे पास n ग्रेटर देन आ गया है 1/0.01। और 1/0.01 मीन्स 100 के इक्वल कि n जब 100 से ग्रेटर देन होगा तो उस केस में ऑल टर्म ऑफ द सीक्वेंस आफ्टर 100 टर्म लाइज इन दिस ओपन इंटरवल। मीन्स कि जो नेचुरल नंबर हमें n यहाँ पर मिला है वो 100 मिला है कि n जब सीक्वेंस की टर्म में 100 से ग्रेटर देन होगी तो उस केस में सीक्वेंस की तमाम टर्में इस एप्सिलॉन के कोरोस्पोंड l माइनस एप्सिलॉन, ये ओपन इंटरवल की लोअर लिमिट है, और l प्लस एप्सिलॉन ये ओपन इंटरवल की अपर लिमिट है, जो कि इस केस में 0.01 है अपर लिमिट, और लोअर लिमिट माइनस 0.01 है। तो ये हमने चेक किया है कि गिवन एप्सिलॉन के लिए हमें ऐसा नेचुरल नंबर n मिल गया है जिसके बाद सीक्वेंस की तमाम टर्में इस ओपन इंटरवल के बिटवीन लाई कर रही है। मीन्स के हमने चेक किया कि ये सीक्वेंस 0 को कन्वर्ट करता है। अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज कर दे और कम करें 0.001 करें तो नेचुरल नंबर भी फिर हमें उसके कोरोस्पोंड मिलेगा। तो आप ये इजीली चेक कर सकते हैं कि एक एग्जांपल ले लें जिसमें एप्सिलॉन आप 0.001 ले लें तो n की वैल्यू आपको 1000 मिलेगी। मीन्स के 1000 से बड़ी तमाम टर्में सीक्वेंस की ओपन इंटरवल के बिटवीन लाई करेंगी, तो ओपन इंटरवल भी फिर उस केस में चेंज हो जाएगा चूंकि हमने एप्सिलॉन को चेंज कर लिया है। नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है कन्वर्जेंट सीक्वेंस के कोरोस्पोंड डेफिनेशन है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। सीक्वेंस an is said to diverge to infinity as n approaches to infinity if corresponding to any positive real number g however large
देयर इज ए पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट, मीन्स कि एक सीक्वेंस को हम कहेंगे कि डाइवर्ज कर रहा है इन्फिनिटी को एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, अगर हमें किसी पॉजिटिव रियल नंबर g के कोरस्पॉन्ड, चाहे वो नंबर g जितना भी बड़ा हो, हमें एक पॉजिटिव इंटीजर n ऐसा मिल जाए कि सीक्वेंस की टर्में उस पॉजिटिव इंटीजर से जब बड़ी हों तमाम की तमाम टर्में, तो वो टर्में भी उस रियल नंबर g से, जो कि चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, तो सीक्वेंस की टर्में भी उससे बड़ी होंगी। अगर सीक्वेंस ये कंडीशन फुलफिल करता है तो ऐसा सीक्वेंस हमारे पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। तो सिंपल सी एग्जांपल देखी जा सकती है कि अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस की nth टर्म an कुछ इस तरह से ले लें, 3n+2 ले लें, 3n+2 ले लें, तो यहाँ पे हम जैसे जैसे सीक्वेंस की टर्में बढ़ती जाएंगी तो हमें सीक्वेंस की जो टर्म है वो भी, उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे यहाँ पे हम n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो सीक्वेंस की टर्म भी बढ़ती जाएगी। तो ये वाला सीक्वेंस ऐसा है, ऐसा सीक्वेंस है जो कि डाइवर्ज सीक्वेंस है। इन दिस केस वी राइट an अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर सीक्वेंस डाइवर्ज करता है इन्फिनिटी को तो इसे हम ऐसे लिखेंगे an अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, या ऐसे लिखा जा सकता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और इस डाइवर्जेंट सीक्वेंस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ए सीक्वेंस an इज सेट डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे सीक्वेंस डाइवर्ज हो रहा है माइनस इन्फिनिटी को, और ये भी इनडेफिनिट नंबर है और इन्फिनिटी भी इनडेफिनिट नंबर है। एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इफ कोरस्पॉन्डिंग टू एनी नेगेटिव नंबर g, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर g के कोरस्पॉन्ड, चाहे वो नंबर जितना भी मैग्नीट्यूड में बड़ा हो, देयर इज ए पॉजिटिव इंटीजर n, तो हमें पॉजिटिव इंटीजर n ऐसा मिलेगा सच दैट जब उस सीक्वेंस की तमाम टर्में उस पॉजिटिव इंटीजर से बड़ी होंगी तो वो तमाम के सीक्वेंस की टर्में उस g से भी बड़ी होगी, चाहे वो g मैग्नीट्यूड में जितना ही बड़ा हो। तो ऐसा सीक्वेंस भी डाइवर्ज होता है माइनस इन्फिनिटी को। इन दिस केस वी राइट an अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ आ रही है प्रॉपर्टीज ऑफ सीक्वेंस की। तो इसमें हम देखते हैं टू सीक्वेंसेस an एंड bn, ये हमें दो सीक्वेंस दिए गए हैं an और bn। an सीक्वेंस की पहले सीक्वेंस के nth टर्म है और bn दूसरे सीक्वेंस की nth टर्म है, आर सेट टू इक्वल। तो इन दो सीक्वेंस को इक्वल तब कहेंगे इफ एंड ओनली इफ an इज इक्वल टू bn, मीन्स के अगर दोनों सीक्वेंस की nth टर्म में कोरोस्पॉन्डिंग nth टर्म में इक्वल है फॉर ऑल n के लिए, तो ऐसे सीक्वेंस को हम इक्वल सीक्वेंस कहेंगे। मीन्स के a1 इज इक्वल टू b1, a2 इज इक्वल टू b2 एंड अप टू सो ऑन an इज इक्वल टू bn। तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई है दो सीक्वेंस के इक्वल होने की कंडीशन। नेक्स्ट, इफ an एंड bn आर टू कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, अगर ये हमारे पास दो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं, ऐसा कि an अप्रोच हो रहा है डेफिनेट नंबर a को और bn अप्रोच हो रहा है डेफिनेट नंबर b को, ये भी हमने डेफिनेशन डिस्कस की है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। तो an अप्रोचेस टू a एंड bn अप्रोचेस टू a व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड c इज अ कांस्टेंट, और c हमें एक कोई कांस्टेंट रियल नंबर है। देन नंबर वन, अगर कांस्टेंट की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ली जाए तो वो कांस्टेंट के ही इक्वल होगी। नंबर टू, अगर कांस्टेंट किसी सीक्वेंस की nth टर्म से मल्टीप्लाई होकर उस नए सीक्वेंस की लिमिट ली जाए तो वो c इंटू ए के इक्वल होगी। a हमारे पास वो नंबर है जिसको सीक्वेंस an कन्वर्ज करता है, तो ये हमारे पास रिजल्ट इस तरह से आ जाएगा। तीसरे में आ गया, अगर उन an और bn इन सीक्वेंस की nth टर्म प्लस हो या माइनस हो तो ये जो सीक्वेंस बनेगा ये भी कन्वर्ज करेगा a प्लस माइनस b को, मीन्स के an प्लस bn सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा a प्लस b को और an माइनस bn सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा a माइनस b को। इसी तरह दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो भी कन्वर्जेंट होगा और वो कन्वर्ज होगा, पहला सीक्वेंस an कन्वर्ज कर रहा है a को और दूसरा सीक्वेंस bn कन्वर्ज कर रहा है b को, तो ये a और b के प्रोडक्ट के इक्वल an और bn वाला सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा। सिमिलरली
ए एन ओवर बी एन सीक्वेंस कन्वर्ट करेगा ए ओवर बी को। कंडीशन इसमें ये आ गया कि बी नॉट इक्वल टू 0। अगर बी 0 को कन्वर्ट करता होगा फिर ए एन ओवर बी एन वाला सीक्वेंस ए ओवर बी को कन्वर्ट नहीं करेगा। ये तभी रिजल्ट होल्ड होगा जब बी एन सीक्वेंस किसी नॉन जीरो नंबर को कन्वर्ट करेगा, तो तब ए एन ओवर बी एन सीक्वेंस भी ए ओवर बी को कन्वर्ट करेगा। इफ ए एन बी एन एंड सी एन आर सीक्वेंसेस सच दैट, अगर ये तीन सीक्वेंस हमें कुछ इस तरह से दिए जाएं, ए एन लेस आर इक्वल टू बी एन लेस आर इक्वल टू सी एन फॉर ऑल एन, मीन्स के ए वन लेस आर इक्वल टू बी वन लेस आर इक्वल टू सी वन, ए टू लेस आर इक्वल टू बी टू लेस आर इक्वल टू सी टू। इसलिए फॉर ऑल एन के लिए हमारे पास ये जो सीक्वेंस के nth टर्म है ये वाली कंडीशन फुलफिल कर रही है तमाम नेचुरल नंबर n के लिए। और अगर इफ ए एन सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है एल को और सी एन सीक्वेंस भी एल को ही कन्वर्ज कर रहा है, तो जो इस हमारे पास इनक्वालिटी में जो मिडल वाला सीक्वेंस बी एन है, तो ये भी फिर इसी नंबर एल को कन्वर्ज करेगा। चूंकि ये ए एन और बी एन ये दोनों सीक्वेंस ऐसे हैं जो सेम नंबर को कन्वर्ज कर रहे हैं, तो इनके बिटवीन इनके मिडल में जो सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस इनके दरमियान में लाई कर रहा है, तो वो सीक्वेंस भी एल को ही कन्वर्ज करेगा। ये रिजल्ट कहलाता है हमारे पास सैंडविच थ्योरम। चूंकि इसमें बी एन की तमाम टर्म में ए एन और सी एन के दरमियान सैंडविच हो गई है। इस तरह जो ए एन और सी एन अगर सेम नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं तो बी एन भी उसी नंबर को कन्वर्ट करेगा। दिस इज कॉल्ड द सैंडविच थ्योरम। नेक्स्ट, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस एंड एफ ए कंटिन्यूस फंक्शन। ये हमारे पास ए एन एक सीक्वेंस है और एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन है डिफाइन ऑन दिस इंटरवल 1 to infinity सच दैट के f ऑफ n इज इक्वल टू ए एन के एक फंक्शन f एट n इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ सीक्वेंस के इक्वल है, देन तो हम कह सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f ऑफ x। तो ये हमारे पास फिर हम ये कंडीशन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f ऑफ x होगा। सीक्वेंस की कुछ प्रॉपर्टीज थी, ये सीक्वेंस की कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट हम डिफाइन करने जा रहे हैं ए बॉन्डेड सीक्वेंस। ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी बॉन्डेड इफ एंड ओनली इफ देयर इज ए पॉजिटिव नंबर m। सीक्वेंस को हम बॉन्डेड तब कहेंगे अगर हमें कोई पॉजिटिव नंबर m ऐसा मिल जाए सच दैट ए एन मॉड लेस आर इक्वल टू m फॉर ऑल n, के सीक्वेंस की तमाम टर्मों का मॉड इस पॉजिटिव रियल नंबर m से लेस देन हो या इसके इक्वल हो। तो इसे हम ऐसे भी, अगर मॉड की डेफिनेशन ओपन करें तो इसे हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं -m लेस आर इक्वल टू ए एन लेस आर इक्वल टू m। तो ये हमारे पास मॉड की डेफिनेशन ओपन करें तो हमें ऐसा रिजल्ट भी मिलेगा कि मीन्स के ये मॉड की कंडीशन ऐसी है कि सीक्वेंस की तमाम टर्में किसी रियल नंबर से बड़ी हो और किसी रियल नंबर से छोटी हो। तो ये हम कह सकते हैं कि ऐसा सीक्वेंस बॉन्डेड सीक्वेंस है। तो देन सेट ए which is equal to a1 सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड अप टू सो ऑन whose element are the terms of the sequence। तो ए सेट ए ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट सीक्वेंस की टर्म में है, ये भी बॉन्डेड सेट कहलाएगा। अगर सीक्वेंस बॉन्डेड है तो सीक्वेंस की टर्मों से जो सेट बनता है ऐसा सेट बॉन्डेड सेट कहलाता है। नेक्स्ट, बॉन्डेड सीक्वेंस के बाद हम कुछ ये इफ ए एन सीक्वेंस ए एन इज बॉन्डेड फ्रॉम अबव एंड बिलो, जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा है कि ए एन लेस ग्रेटर आर इक्वल टू -m लेस आर इक्वल टू m, तो ऐसा सीक्वेंस बॉन्डेड अबव भी है और बॉन्डेड बिलो भी है। अगर एक सीक्वेंस बॉन्डेड अबव भी हो और बिलो भी हो तो उस सीक्वेंस को हम बॉन्डेड सीक्वेंस कहेंगे। इफ ए एन इज नॉट बॉन्डेड वी से दैट सीक्वेंस ए एन इज अनबॉन्डेड। अगर एक सीक्वेंस बॉन्डेड नहीं है तो वो अनबॉन्डेड है। अब ये एग्जांपल हमें दी गई है, सीक्वेंस की nth टर्म यहाँ पर गिवन है n ओवर n प्लस 1 और दूसरा सीक्वेंस दिया गया जिसके nth टर्म 3 प्लस 1 ओवर n है और नेक्स्ट एग्जांपल में सीक्वेंस के nth टर्म n स्क्वायर के इक्वल है। तो ये दो एग्जांपल में जो सीक्वेंस हमें दिए गए ये बॉन्डेड है और यहाँ पे ये सीक्वेंस अनबॉन्डेड है। अब देखते हैं कि कैसे ये सीक्वेंस बॉन्डेड है और ये सीक्वेंस अनबॉन्डेड कैसे है।
सिंस सीक्वेंस के nth टर्म हमें n ओवर n प्लस 1 दी गई है, अगर n को हम 1 सब्सटीट्यूट करें तो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म 1/2 आ जाएगी, सेकंड टर्म 2/3 है, थर्ड टर्म 3/4 है और फोर्थ टर्म इसकी 4/5 है एंड अप टू सोन nth टर्म n ओवर n प्लस 1 है। तो हम देख रहे हैं कि सीक्वेंस की तमाम टर्मों का मॉड लेस आर इक्वल टू 1 है, कि सीक्वेंस की कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो 1 से ग्रेटर देन है, तमाम टर्में 1 या 1 से लेस देन है फॉर ऑल m। तो ये सीक्वेंस हमारे पास बॉन्डेड सीक्वेंस आ गया, चूँकि यहाँ पर हमें ये पॉजिटिव नंबर m जो कि 1 के इक्वल है ऐसा मिल गया है कि सीक्वेंस की तमाम टर्में इस पॉजिटिव नंबर 1 से लेस देन है, तो ये सीक्वेंस बॉन्डेड है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में nth टर्म सीक्वेंस की दी गई थी 3 प्लस 1 ओवर n को 1 सब्सटीट्यूट करें तो इसमें फर्स्ट टर्म 4 के इक्वल आ गई है, n को 2 सब्सटीट्यूट करें तो सेकंड टर्म 7 ओवर 2 के इक्वल आ गई है, n को 3 पुट करने से थर्ड टर्म 10/3 के इक्वल आ गई है, इसी तरह फोर्थ टर्म 13 ओवर 4 है एंड अप टू सो ऑन ये nth टर्म आ गई है। तो हम देख रहे हैं कि सीक्वेंस की तमाम टर्में ये फर्स्ट टर्म 4 के इक्वल है और बाकी तमाम टर्में 4 से लेस देन है, तो हम कह सकते हैं कि इस ये सीक्वेंस की तमाम टर्में 4 या 4 से लेस देन है। तो मीन्स के ये वाला सीक्वेंस भी बॉन्डेड सीक्वेंस हुआ, इसमें हमें जो पॉजिटिव रियल नंबर m मिल रहा है वो 4 के इक्वल मिल रहा है, तो ये सीक्वेंस भी बॉन्डेड सीक्वेंस है। नेक्स्ट जो कि अनबॉन्डेड सीक्वेंस है, सीक्वेंस के nth टर्म n स्क्वायर के इक्वल है, n को 1 सब्सटीट्यूट ऑन। अब चूंकि यहाँ पर n स्क्वायर इज अनबॉन्डेड, ये अनबॉन्डेड इसलिए है कि हमें कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ऐसे नहीं मिल रहा जिसे हम ये कह सके कि सीक्वेंस की तमाम टर्में उस m से लेस देन है। चूँकि जैसे जैसे हम बड़ी टर्म लेते जा रहे हैं सीक्वेंस की जो टर्म की वैल्यू है वो भी बड़ी होती जा रही है, तो ये सीक्वेंस अनबॉन्डेड सीक्वेंस है।